वेलकम टू द डिबेट। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और आपके पास मतलब दो ऑप्शंस हैं। ओके। पहला ऑप्शन है कि आप एक ट्रेडिशनल किला बनाएं जिसकी नींव बहुत गहरी है, दीवारें भारी पत्थरों से बनी हैं और इसका मेन पर्पस है सदियों तक टिके रहना, हर तूफान को झेलना। राइट, एकदम ओल्ड स्कूल अप्रोच। एग्जैक्टली। और दूसरी तस्वीर है एक मॉडर्न स्काईस्क्रेपर की, जो फ्लेक्सिबल स्टील और स्मार्ट मटेरियल से बना है। ये हवा के साथ थोड़ा झूलता तो है, बट बादलों को चीरते हुए सबसे ऊपर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपने हाल ही में मान लीजिए अपने स्टार्टअप या बिजनेस से 50 या 100 करोड़ जैसी कोई बड़ी संपत्ति बनाई है, तो आप शायद इसी दुविधा में हैं। आप अपनी इस नई वेल्थ को कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप एक किले की तरह अपनी दौलत को बचाएंगे या एक स्काईस्क्रेपर की तरह उसे तेजी से स्केल करेंगे? यही आज की हमारी चर्चा का विषय है। ओल्ड मनी और न्यू मनी के बीच का ये जो ट्रांजिशन है ना, हम इसे डिकोड करेंगे। मैं इस डिबेट में इस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हूँ कि ओल्ड मनी का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जिसमें निरंतर अनुशासन, डे वन से कैश फ्लो वाले बिजनेस और कैपिटल प्रिजर्वेशन शामिल है, वो स्थायी संपत्ति निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। और मैं इस बात का प्रतिनिधित्व करता हूं कि आज के इस तेजी से बदलते दौर में न्यू मनी का जो माइंडसेट है, जिसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं और अपना कंट्रोल प्रोफेशनल्स को सौंपते हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। मतलब ये सिर्फ तिजोरी सुरक्षित रखने का टाइम नहीं है, ये फ्यूचर को खरीदने का टाइम है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी पोजीशंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए दौलत बनाने और उसे पीढ़ियों तक टिकाए रखने का असली रहस्य एक ही सिद्धांत में छिपा है, और वो है इंक्रीमेंटल इज एक्सपोनेंशियल। इंक्रीमेंटल। हाँ, मतलब रोजमर्रा का थोड़ा थोड़ा सुधार अंततः यही आपको एक अजेय बढ़त देता है। अगर हम डेटा देखें ना, तो लंबे अवधि में भारी संपत्ति जैसे 5,000 करोड़ बनाने वाले 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रातों रात कोई जादुई हैक नहीं खोजा। राइट। उन्होंने एक बहुत ही बोरिंग लेकिन अनुशासित प्रक्रिया अपनाई है। ओल्ड मनी की कोर फिलॉसफी यही है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा उन व्यवसायों में होना चाहिए जो पहले दिन से कैश फ्लो पॉजिटिव हों। अगर आपके बिजनेस में हर महीने कैश अंदर नहीं आ रहा है, तो आप बस एक भ्रम में जी रहे हैं। देखिए, मैं इसे थोड़े अलग तरीके से देखता हूं। आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें ये कैश फ्लो फर्स्ट की पारंपरिक सोच आपको एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में बांध देती है। लिमिटेड कैसे? क्योंकि न्यू मनी का माइंडसेट इस बात को समझता है कि संपत्ति का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। आज पूरा फोकस इनोवेशन पर है, नेटवर्क इफेक्ट्स बनाने पर है। न्यू मनी वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स शुरुआती सालों में नुकसान में चल रहे व्यवसायों में भी पैसा लगाने को तैयार रहते हैं, जो कि बहुत रिस्की है। रिस्की लग सकता है, बट वो इस बात की गहराई को समझते हैं कि आज का जो कस्टमर एक्विजिशन है ना, वो कल का सबसे बड़ा एसेट है। फ्यूचर का जो स्केल है वो आज के मुनाफे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कंपनियों में सिर्फ 10-15% स्टेक रखकर खुश हैं। बाकी काम वो प्रोफेशनल्स पर छोड़ देते हैं। मैं समझ रही हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जब हम सुरक्षित मुनाफे वर्सेस भविष्य के स्केल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि न्यू मनी का ये मॉडल एक बहुत ही खतरनाक इल्यूजन है। इल्यूजन? हाँ बिल्कुल। आप भविष्य के स्केल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वेंचर कैपिटल का गणित है ना, वो हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता है। ज़ोमैटो या स्विगी जैसी 1 या 2 कंपनियों की शानदार सफलता के पीछे 9,990 ऐसी कंपनियां हैं जो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाईं। वो डूब गईं। हाँ, मैं मानता हूं कि फेलियर रेट काफी हाई है। तो मेरा सवाल यही है, मैं मानती हूँ कि जब मैं बाहर देखती हूँ और लोगों को रातों रात 100x रिटर्न बनाते देखती हूँ, तो थोड़ा फोमो होता है। हाँ। एक जादू सा लगता है। बिल्कुल होता है। लेकिन सोचिए एक युवा एंटरप्रेन्योर के बारे में, जिसने अभी अभी अपनी कड़ी मेहनत से अपनी पहली बड़ी संपत्ति बनाई है। मान लेते हैं 50 करोड़ बनाए हैं। अब वीसी फंड्स के पास तो हजारों करोड़ होते हैं। वो 9,990 फेलियर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक विनर सब कवर कर लेगा। एग्जैक्टली। लेकिन एक इंडिविजुअल के पास वो क्वेश्चन नहीं होता, क्या उसे अपनी इस नई बनी दौलत को इस स्केल के अंधे कुएं में डालना चाहिए जहां कोई कैश फ्लो है ही नहीं? सिर्फ नेटवर्क इफेक्ट के वादे पर इन्वेस्ट करना एक जुआ नहीं है?
आई एम सॉरी बट मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि ये कोई जुआ है, और मैं बताता हूं क्यों। हाँ, 9,990 कंपनियां फेल होती हैं, लेकिन न्यू मनी उन कंपनियों को विफलता के रूप में नहीं देखती। वो उसे खोज की लागत या कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी मानती है। बट पैसा तो डूब रहा है ना। और दूसरी बात, हम यहां उस एंटरप्रेन्योर को अपना सारा 50 करोड़ एक ही स्टार्टअप में लगाने को नहीं कह रहे हैं ना। न्यू मनी को एसेट एलोकेशन बहुत अच्छे से समझ आता है। लेकिन फिर भी वो पैसा तो ऐसे बिजनेस में जा रहा है जो आज कैश बर्न कर रहा है। देखिए, पैसे जलाना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओल्ड मनी ये समझती थी कि अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है तो वो मेरा एसेट है। न्यू मनी ये समझती है कि अगर मैंने 1 करोड़ लॉयल यूजर्स एक्वायर कर लिए हैं, भले ही आज मैं उन्हें डिस्काउंट देके नुकसान सह रहा हूं, तो वो 1 करोड़ यूजर्स का नेटवर्क अपने आप में एक एसेट है। ओके। आज आप इंडिया में ही देखिए कि कैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों से लाखों लोग पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। ये कंजम्पशन पैटर्न का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर आप सिर्फ डे 1 प्रॉफिटेबिलिटी की जिद पर अड़े रहेंगे तो आप Amazon जैसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। Amazon ने भी तो सालों तक मुनाफा नहीं दिखाया था। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सप्लाई चेन का एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। बिना बड़े जोखिम के आप अगला बड़ा टेक शिफ्ट पूरी तरह से मिस कर देंगे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि कुछ बिजनेस मॉडल्स को शुरू में हैवी कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन चलिए थोड़ा ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर आते हैं। आपने कहा कि पुराने तरीके लिमिटेड हैं। मैं कहूंगी कि वे शाश्वत हैं, टाइमलेस हैं। अच्छा। हाँ, मैं मानती हूँ कि टेक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने का जो कोर मैकेनिज्म है ना, वो हमेशा इंक्रीमेंटल अनुशासन ही होता है। मान लीजिए आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या एक रिटेल चेन है। अगर आप हर हफ्ते अपनी सप्लाई चेन में से 1% की लीकेज खत्म करते हैं, अपनी कॉस्ट को बस 1% कम करते हैं, तो कंपाउंडिंग के जादू से 5 साल में आपके पास एक ऐसा सॉलिड बिजनेस होगा जिसे कोई हिला नहीं सकता। इंक्रीमेंटल सुधार बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। युवा एंटरप्रेन्योर्स अक्सर इन नई चमकदार डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अपने कोर बिजनेस पर फोकस करने के बजाय हर नई एआई लहर के पीछे भागने लगते हैं। राइट। ओल्ड मनी की सबसे बड़ी ताकत उनका लेजर फोकस है। वो अपने कोर डोमेन में हर दिन बेहतर होते हैं, और यही इंक्रीमेंटल काम अंततः एक ऐसा मजबूत किला बनाता है जो पीढ़ियों तक टिकता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरह से फ्रेम करूंगा। इंक्रीमेंटल अनुशासन तब काम करता है जब खेल के नियम सेम हो। जब पूरी इंडस्ट्री एक ही ट्रैक पर दौड़ रही हो, तब 1% तेज दौड़ने वाला जीत जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि जब ट्रैक ही बदल जाए तब क्या होगा? चलिए अमेरिका के फ्रिस्को शहर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। फ्रिस्को में क्या हो रहा है? आज वहां सड़कों पर 40% कारें ड्राइवरलेस चल रही हैं, मतलब वो बिना किसी इंसान के चल रही हैं। वहां के जो होर्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से एआई जनरेटेड हैं, जो रियल टाइम में बदल रहे हैं। और इसका हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ स्ट्रैटेजी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। ये किसी इंक्रीमेंटल काम का नतीजा नहीं है। आप एक घोड़ा बग्गी वाले को कितना भी अनुशासित कर लें, उसे कितना भी इंक्रीमेंटल तरीके से ट्रेन कर लें, क्या वो कभी ड्राइवरलेस कार को हरा सकता है? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्राइवरलेस कार का मैकेनिज्म ही अलग है। उसका कोई मार्जिनल लेबर कॉस्ट नहीं है। वो 24 घंटे बिना थके चल सकती है। ये एक डिसरप्टिव इनोवेशन है। अगर हमारे भारतीय युवा एंटरप्रेन्योर सिर्फ सेफ खेलेंगे और अपनी 1% लीकेज ठीक करने वाली इंक्रीमेंटल सोच तक सीमित रहेंगे, तो वो पीछे रह जाएंगे। पीछे क्या, जब एआई उनकी पूरी इंडस्ट्री को ही ऑटोमेट कर देगा, तब उनका वो मजबूत किला एक म्यूजियम बनकर रह जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इस दौर में सर्वाइवल के लिए आपको खुद को डिसरप्ट करना ही पड़ता है। मुझे मानना पड़ेगा कि जब आप इसे ऐसे रखते हैं, घोड़ा बग्गी वर्सेस ऑटोनॉमस कार, तो डिसरप्शन का खतरा काफ़ी असली लगता है। और मैं समझती हूँ कि एआई या टेक एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन यार, मुझे लगता है कि हम यहाँ जोखिम और कंट्रोल की परिभाषा को थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओल्ड मनी एआई या नई चीज़ों से डरती है। ये एक भ्रांति है कि ओल्ड मनी डरपोक है। तो फिर असलियत क्या है? हकीकत ये है कि उनके जोखिम लेने की क्षमता का एक बहुत ही स्पष्ट दायरा होता है, और वो दायरा है कंट्रोल। और यही कंट्रोल उनका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। मैं ऐसा नहीं मानती। देखिए, ओल्ड मनी अपना रिस्क हार्ड एसेट्स में लेती है,
जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने खुद के बिजनेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टीयरिंग व्हील उनके अपने हाथ में होता है। ओके। वो जानते हैं कि अगर कोई संकट आता है, मार्केट क्रैश होता है, तो वो फिजिकली अपनी फैक्ट्री में जा सकते हैं, चीज़ों को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। वो अपनी किस्मत किसी सिलिकॉन वैली के 25 साल के टेक फाउंडर के हाथ में नहीं सौंपते, जो हर महीने करोड़ों रुपए जला रहा है। अपना नियंत्रण अपने पास रखना ही वो सुरक्षा कवच है जो दौलत को बचाता है। आई एम सॉरी, बट मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। और मैं बताता हूँ क्यों। जब आपका बिजनेस 10 करोड़ या 50 करोड़ का होता है, तब ये स्टीयरिंग व्हील वाली बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मान लीजिए आपने अपना स्टार्टअप बेचा है और अब आपके पास 1000 करोड़ रुपए की लिक्विड वेल्थ है। एक इंसान, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक ही समय में टेक, ग्लोबल मार्केट्स, एआई और कमोडिटीज सबका एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता ना। तो आप ये कह रहे हैं कि इस लेवल पर खुद सब कुछ कंट्रोल करने की जिद एक लायबिलिटी बन जाती है? एब्सोल्यूटली। और यहीं पर न्यू मनी का सबसे बड़ा हथियार सामने आता है, द फैमिली ऑफिस। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओल्ड मनी के इस कंट्रोल वाले माइंडसेट को पूरी तरह पलट देता है। वो कैसे काम करता है? 1000 करोड़ वाले व्यक्ति के लिए न्यू मनी का तरीका ये है कि वो 100 करोड़ रुपए एक सेफ्टी पॉट में डाल देते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सेफ रियल एस्टेट। ये उनका किला है। लेकिन बाकी के 900 करोड़ रुपए वो खुद मैनेज नहीं करते। वो दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल्स और फंड मैनेजर्स को हायर करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में फाउंडर ने तो अपना पूरा कंट्रोल खो दिया ना। उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट खोया है, विजन नहीं। न्यू मनी ये समझती है कि दुनिया के बेहतरीन बिजनेसेस में 15% हिस्सेदारी रखना एक डूबती हुई या स्टैग्नेंट इंडस्ट्री के 100% मालिक होने से कहीं बेहतर है। एक एग्रीगेटर की तरह। एग्जैक्टली। नियंत्रण छोड़ना और उन प्रोफेशनल्स पर भरोसा करना जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आज के समय में वेल्थ को स्केल करने का सबसे सेफ और तेज तरीका है। आप 100 करोड़ के सेफ्टी पॉट और प्रोफेशनल्स को वेल्थ सौंपने के बात कर रहे हैं। ये पेपर पर बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन जब आप सब कुछ आउटसोर्स कर देते हैं तो आप एक बहुत ही गहरे मानवीय पहलू को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। मानवीय पहलू? हाँ, और यही वो पॉइंट है जहां ओल्ड मनी सबसे ज्यादा चिंतित होती है। क्या आप जानते हैं कि 50 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले अल्ट्रा रिच परिवारों का सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे लगता है कि उनका डर यही होता होगा कि पैसा खत्म ना हो जाए या मार्केट क्रैश ना हो जाए। नहीं, उनका सबसे बड़ा डर कैपिटल इनहेरिटेंस यानी पूंजी की विरासत नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। ओल्ड मनी ने अपनी संपत्ति बहुत कठोर संघर्ष से बनाई है। उन्होंने पेरोल मिस होने का डर देखा है, रातों की नींद उड़ते देखी हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ कि पहली पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया होता है। और उसी एडवर्सिटी ने उनके अंदर सत्यनिष्ठा, भूख और पैसे के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा किया है। अब सोचिए उस यंग एंटरप्रेन्योर की अगली पीढ़ी के बारे में, जो इस वेल्थ में पैदा होगी। राइट। जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो बॉर्न रिच होंगे। उनके लिए वो 100 करोड़ का सेफ्टी पॉट पहले से मौजूद है। अगर परिवार का बिजनेस भी प्रोफेशनल्स ही चला रहे हैं तो उन बच्चों के पास करने को क्या बचेगा? बिना उस संघर्ष के आप ओल्ड मनी वाले वो कोर वैल्यूज जैसे अनुशासन, कड़ी मेहनत अगली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये वो क्लासिक शर्ट स्लीव्स टू शर्ट स्लीव्स इन 3 जनरेशंस वाली प्रॉब्लम है। पहली पीढ़ी बनाती है, दूसरी सहेजती है और तीसरी उसे उड़ा देती है। ओल्ड मनी बिजनेस को अपने कंट्रोल में इसलिए भी रखती है ताकि वो अपनी अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सिखा सके। ये एक बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस असल में एक दोधारी तलवार है? दोधारी तलवार कैसे? क्योंकि आप अपने बच्चों को जबरन उसी संघर्ष में नहीं धकेल सकते जिससे आप गुजरे हैं। उनकी दुनिया अलग है। लेकिन बिना संघर्ष के कैरेक्टर कैसे बनेगा? मेरा पॉइंट वो है। देखिए, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बस संघर्ष का जो नेचर है ना, वो बदल गया है। अगर आप एक संपन्न परिवार के बच्चे को आर्टिफिशियली पैसे की कमी महसूस करवाएंगे तो वो ग्रिट नहीं बल्कि कड़वाहट पैदा करेगा। अच्छा। न्यू मनी ये समझती है कि आज की पीढ़ी के सामने सर्वाइवल का डर नहीं है, उनके सामने है फियर ऑफ इनसिग्निफिकेंस, यानी महत्वहीन होने का डर। जब आपके माता पिता ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया हो तो आप अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? ये उनका असली संघर्ष है। तो फिर न्यू मनी इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करती है? वो उन्हें पुराने साँचे में ढालने की कोशिश नहीं करते।
आज लीडरशिप का मतलब हर मशीन के पुर्जे को जानना नहीं है। आज लीडरशिप का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना, ग्लोबल नेटवर्क बनाना और इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करना। दादा और पोता सेम नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। न्यू मनी अपने बच्चों को हसल नहीं सिखाती, वो उन्हें कैपिटल प्रिजर्वेशन और ग्लोबल एसेट एलोकेशन सिखाते हैं। वो उन्हें फिलैंथ्रोपी या इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू एक पर्पस देते हैं। मतलब हमारे मूल्यों को आधुनिक होना ही पड़ेगा। ये सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग नजरिया है कि संघर्ष का स्वरूप बदल गया है। लेकिन चर्चा को समेटते हुए मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, बिजनेस की जो ग्रेविटी है ना, वो नहीं बदलती। ग्रेविटी मतलब इनोवेशन और ग्लोबल एलोकेशन अपनी जगह हैं, लेकिन 80% मामलों में दौलत आज भी कड़ी मेहनत, डे वन प्रॉफिटेबिलिटी की गहरी समझ और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए रोजमर्रा के इंक्रीमेंटल अनुशासन से ही टिकती है। राइट। चाहे आप टेक में हो या मैन्युफैक्चरिंग में, यूनिट इकोनॉमिक्स हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। बिजनेस में मनी हमेशा एक आउटपुट होता है, इनपुट हमेशा आपका अपना एफर्ट और वो अनुशासित माइंडसेट होता है। अगर आपका इनपुट सही है तो आउटपुट आ ही जाएगा। और मेरी ओर से अंतिम विचार ये है कि दुनिया भर में बदलाव की गति अब लीनियर नहीं रही है। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ओल्ड मनी खुद ब खुद न्यू मनी में ट्रांजिशन कर रही है। जैसे जैसे वेल्थ ट्रांसफर हो रही है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल व्यवसायों में 100% कंट्रोल पकड़ के बैठे रहना अब सुरक्षा नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा जोखिम बन गया है। एआई और टेक में कैलकुलेटेड रिस्क लेना, प्रोफेशनल्स पर भरोसा करना, अब ये कोई चॉइस नहीं है, सर्वाइवल की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सार्थक विमर्श रहा और हम दोनों शायद इस बात पर एकमत हो सकते हैं कि सफलता के लिए पुराने अनुशासन और नई सोच का मतलब विलय हो रहा है। 80% अनुशासन और 20% रिस्क टेकिंग इनोवेशन शायद आज के समय का एकदम सही फॉर्मूला है। बिल्कुल। भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप के इस नए युग में सबसे सफल वही होंगे जो अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए भी भविष्य की टेक्नोलॉजीज को अपनाने की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। सही कहा। और हम अपने श्रोताओं के लिए ये विचार यहीं छोड़ते हैं। यदि आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हैं, तो ये आपको तय करना है कि आप अपने लिए कैसा बैलेंस बनाते हैं। क्या आप एक अभेद्य किला बनाना चुनेंगे जहां सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, या आप एक लचीला स्काई स्क्रेपर बनाएंगे जो दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के सहयोग से नई ऊंचाइयों को छू सके? दोनों के अपने रिस्क हैं और अपने रिवॉर्ड्स हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।